इस जंगल में क्या गैरी की लाश को किसी पेड़ पर लटकाने का इरादा है? और कुछ ना हो सका तो यही करना पड़ेगा, मैंने तुर्की बा तुर्की जवाब दिया। अभी लंबा सफर बाकी है, कहीं ना कहीं बेहतर मौका मिल जाता। गजाला का पैर भारी हो चुका है, गैरी निकल कर कहीं नहीं भाग सकेगा। यहाँ दूर तक सपाट मैदान नजर आ रहा है, गाड़ी यहीं से सड़क की तरफ मोड़ लो। उसने तमस्सुराना अंदाज में राय जनी की। इस चक्कर में हम सरहद तक पहुंच जाएंगे और कुछ नहीं हो सकेगा। कुछ जमीन ना हमवार थी, बेतरतीबी से उगे हुए दरख्तों के दरमियान रास्ता बनाने के लिए थोड़ी सी दुश्वारी हो रही थी। गाड़ी हचकोले खाती आगे बढ़ती रही। रोको, गाड़ी रोक दो, यकायक सुल्तान शाह चिल्लाया और मैंने घबरा कर ब्रेक लगा दिए। गाड़ी एक झटके से रुकी और सस्पेंशन पर झूल कर रह गई। क्या तुम्हें अपने गाँव की कोई बदबू नजर आ गई? वीरा ने उससे पूछा। मेरे गाँव की नहीं, अमरीकी है, उसने बेरुखी से जवाब दिया और अपनी समत का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। मेरी सारी तवज्जो गाड़ी के रास्ते पर मरकूज थी। सुल्तान शाह हेडलैम्प्स की रोशनी में दोनों इतराफ का जायजा लेता जा रहा था। जमीन में एक ताज़ा गड्ढा देखकर उसने गाड़ी रुकवाई थी। मैंने गाड़ी का इंजन बंद किया, हेडलैम्प्स रोशन रहने दिए और सुल्तान शाह के साथ हो लिया। वीरा भी हमारे पीछे आ रही थी। मैंने दूर ही से वो गड्ढा देख लिया था जिस पर नजर पड़ते ही सुल्तान शाह ने गाड़ी रुकवाई थी। वो कोई लंबा सा गड्ढा था जिसके किनारों पर मिट्टी का खासा ढेर जमा था। मैंने बेख्तियार सुल्तान शाह को शाबाश दी और लपक कर गड्ढे के किनारे पहुंच गया। वो जमीन पर नीम गोलाई में खासा बड़ा गड्ढा था जो किसी कदरे बड़े चौपाए ने अपने आराम के लिए जमीन में खोदा था। मिट्टी के ढेर से जाहिर हो रहा था कि वो एक दो दिन से ज्यादा पुराना नहीं था। ये तो गहरी की बनी बनाई कब्र है। वो जगह देखते ही वीरा भी साख्ता बोली, जरा सी मेहनत से इसे गहरा और चौरस कर लिया जाए तो वो आसानी से यहाँ समा जाएगा। हमारे पास जमीन खोदने का कोई औजार नहीं था, मगर मैं वो मौका जाया करने के मूड में नहीं था। मैंने गाड़ी वहीं घुमा ली। हेडलैम्प्स का जलते रहना खतरनाक था। वो मशकूक रोशनी सड़क से देखी जा सकती थी। हेडलैम्प्स गुल करने के बाद तारों की नाकाफी रोशनी महसूस हुई। चाउफान के फराम किए हुए थैले को टटोला गया तो इसमें जेबी टार्च के साथ एक ताकतवर सर्च लाइट और मजबूत रस्सी भी मौजूद थी। हमने गहरी की नर्म लाश पायदान से वहीं गिराकर सीधी की। रात के पुरहोल अंधेरे में इसकी पथराई हुई आंखें खौफ आवर अंदाज में हमारी तरफ निगरां थी। वीरा ने फुरील लेकर उसके बेनूर चेहरे पर अपना स्कार्फ डाल दिया। हाथों की मदद से इस गड्ढे को लंबा और हमवार करने का काम शुरू किया गया तो गजाला भी हमारे साथ थी। वीरा ने सख्ती से उसे रोक दिया। इसका काम सिर्फ रोशनी दिखाना था। सतह टूट जाने के सबब अंदर की जमीन कदर नर्म थी, मगर इतनी भी नर्म नहीं थी कि हम किसी जंगली दरिंदे की तरह उसे तेजी से खुरच लेते। सुल्तान शाह इब्तिदा में ट्रांसपोर्ट लाइन से वाबस्ता रहा था। फाइज का पुराना तजर्बा काम आया। वो पजीरों के टूल बक्स में से जक, राड और पेचकस निकाल लाया। इन औजारों की मदद से काम की रफ्तार तेज होगी। वीरा की सफाकाना तजवीज थी कि गड्ढे को लंबा करने के बजाय लाश की टांगें काट कर इसे गड्ढे में ठोंस दिया जाए। हमें से कोई इस काम पर आमादा नहीं हुआ। जब तक गैरी जिंदा था मेरा नापसंदीदा शख्स था, लेकिन हलाकत के बाद इसकी लाश की बेहुरमती करना मुनासिब नहीं होता। सरसरी तौर पर वो काम जितना आसान नजर आ रहा था, अमली तौर पर इसे कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। तकरीबन पौन घंटे की कड़ी मेहनत के बाद जब हम तीनों थक कर पसीनों में नहा गए तब वो गड्ढा इस काबिल हुआ कि इसमें लाश उतारी जा सके। इंसान जब तक जिंदा रहता है अपनी जात के फसूल में ऐसा गिरफ्तार रहता है कि दुनिया की किसी शय को खातिर में नहीं लाता। मालो ज़र और आराम व आसाइश के हसूल की तोड़ में जायज़ व नाजायज़ की परवाह नहीं करता। अपनी राह में आने वालों को कुचल कर आगे बढ़ने की कोशिश में लगा रहता है। इस जिंदगी का आखिरी अंजाम हमारे सामने था। कैरी का रसूख इसके काम आया था। न शहजोरी उसे बेबसी की मौत से बचा सकी थी। जिंदगी भर उसने जो कुछ कमाया था वो पीछे रह गया था। वो इस मंजिल पर इतना तहदस्त और तहद तामन था कि इसे ढंग की तदफीन भी नसीब नहीं हो सकी थी। लाश को गड्ढे में डालकर मैंने वीरा के स्कार्फ का गौर से मुआयना किया। इस पर ऐसा कोई निशान नहीं था जो इसका सुराग साबित हो सके। लाश गड्ढे में इस तरह फंस गई थी कि इसे हिलाना चुलाना मुश्किल था। इसे पहलू के बल लिटाने के लिए गड्ढे को मजीद कई इंच गहरा करना पड़ता, जो हम तीनों के बस की बात नहीं थी। मैंने इसी हालत में गैरी के चेहरे पर वीरा का स्कार्फ डाला और उस पर मिट्टी गिरानी शुरू कर दी। मिट्टी डालते हुए हम मोहतात थे कि हमारे चेहरे और कपड़े ज्यादा गर्द आलूद ना हो। सारी मिट्टी फैलाने की कोशिश में इस मकाम पर एक नुमाया उभार पैदा हो चुका था। इस वक्त वीरा जाने के शुरू में थी कि उसने फजीरों के टायरों से इस मकाम को हमवार करने का मशवरा पेश कर दिया। इस बर्बरियत के लिए कोई आमादा नहीं हुआ। हर एक के बस इतनी सी ख्वाहिश थी कि जंगली दरिंदे 2-3 रोज तक इस नरम जमीन को उधेड़ कर गैरी की लाश बाहर न खींचे। गाड़ी में मौजूद कूलर के ठंडे पानी से हाथ मुंह धोने में गजाला ने हमारी मदद की। पास से ताज़ा दम होकर हम गाड़ी में सवार हुए तो वीरा ने वापसी के रास्ते का मसला खड़ा कर दिया। लाश की जबरी तदफीन के काम में उलझकर किसी को होश नहीं रहा था कि हम किधर से आए थे। इस मरहले पर गजाला ने गाड़ी से उतरकर टायरों के निशानात देखे और इनके सहारे हमारा काफिला सड़क की तरफ रवाना हो गया।
चंद मिनट में हम दोबारा सड़क पर महवे सफर थे। रास्ते में छोटी मोटी आबादियां आती और गुजरती रही। हर जगह ख्वाबनाक सन्नाटा नजर आया। रास्ते में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां रुक कर सस्ताया जा सके। कच्चे पक्के मकानात, झोंपड़ियों और टिमटिमाती हुई रोशनियों से अंदाजा हो रहा था कि असल थाईलैंड वही है। बैंकॉक और दूसरे मशहूर तफरीही मकामात का सजा सजाया चेहरा स्याहों की दिलबस्तगी के लिए तैयार किया गया था, जिसकी इस मुल्क की हकीकी मुआशरत और माइशत से दूर की भी निस्बत नहीं थी। यह और बात थी कि इन तफरीही मकामात के लिए जिंदा खाम माल इन करीबी आबादियों ही से फराहम किया जाता था। बिस्कुटों के पैकेट खोलकर थर्मोस से गर्म गर्म चाय पीते हुए हम सबके दिलों से चावफान के लिए दुआएं निकल रही थी, जिसने इस उकता देने वाले सफर के लिए हमारी हर जरूरत का पूरा ख्याल रखा था। चायनोशी के बाद मैंने सिगरेट सुलगा ली। मैंने नोट किया था कि हमारे साथ शामिल होने के बाद वीरा ने एक बार भी सिगरेट नहीं सुलगाई थी, जबकि अपनी आदत के मुताबिक उसे इतनी देर में 4-5 सिगरेटें फूंक देनी चाहिए थी। मुझे इल्म था कि सुल्तान शाह को सिगरेट पीती हुई औरतें जहर लगती थी। वो इन्हें मर्द मार बल्कि मर्द खोर तस्वुर करता था। मुझे शुबा हो रहा था कि इसकी सख्त नापसंदीदगी की वजह से शायद वीरा ने अपनी वो आदत तर्क कर दी थी। वो मसला इतना नाजुक था कि इसे मजाक का हदफ नहीं बनाया जा सकता था। मैं शदीद ख्वाहिश होने के बावजूद इस बारे में वीरा से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर सका। सफर की इब्तिदा ही से मेरा जहन मसाइल में उलझा रहा। सकून मुयस्सर आया तो मुझे याद आया कि वीरा मुसलमान हो चुकी थी और उसने मुझे अपना सरपरस्त तस्लीम कर लिया था। सुल्तान शाह इन तब्दीलियों से बेखबर था। वीरा की मौजूदगी में सुल्तान शाह से इस बारे में बात करना मुनासिब नहीं था। वो कोई तल्ख बात कह जाता तो बात पे कर सकती थी। बेहतर यही था कि वीरा की तरह उससे भी अलहदगी में बात की जाती। इसके लिए हमारा सफर खत्म होने का इंतजार जरूरी था। वीरा ने हमारा सफरी नक्शा गजाला से लिया तो लौटाने के बजाय इस पर कब्जा करके बैठ गई। वक्फे वक्फे से इसका जायजा लेकर ऐलान कर रही थी कि हमारा सफर सही समत में जारी था। हम जिन निशानात या आबादियों से आगे निकल आए थे वो इन्हें नक्शे पर काटती जा रही थी ताकि एक नज़र में बकिया मुसाफत का अंदाजा हो सके। नक्शे के मुताबिक आखिरी मंजिल में हमें मशरिक की तरफ बढ़ते चले जाना था। रफ्ता रफ्ता सामने पोक फुटने के आसार नजर आने लगे। सुबह होने वाली थी और हम बदस्तूर थाईलैंड के हदूद में थे। इस वक्त वीरा को अचानक मोबाइल फोन का ख्याल आया। मैंने बटन दबाकर इसकी स्क्रीन रोशन की तो सिग्नल का इशारा गायब था। बैंकॉक में दुनिया की हर सहूलत और आसाइश मुयस्सर थी, लेकिन थाईलैंड का वो दूर उफ्तादा सरहदी इलाका इस वक्त भी मोबाइल फोन जैसी सहूलत से महरूम था। इस वक्त डान या चाउफान का नंबर मिलाने की कोशिश खतरनाक साबित हो सकती थी। ले दे के तारिक ही ऐसा शख्स था जिसकी नींद में खलल डालकर जरा सी मुआवजत कर ली जाती तो कोई मसला खड़ा न होता। मैंने तारिक का नंबर मिलाया लेकिन लाइन पर सकूत छाया रहा। आने के बाद हमारा मकामी मोबाइल फोन नाकारा हो चुका था। अव्वल खान के दिए हुए फोन के बारे में मुझे उम्मीद थी कि थाईलैंड के लिए रोमिंग मौजूद होने की वजह से वो शायद कंबोडिया में भी कारआमद रहे। 7 बजे सूरज की तेज रोशनी में हम साक्यो नामी आखिरी कस्बे के करीब से गुजरे तो अंदाजा हुआ कि हम गैरी की लाश को ठिकाने लगाने की उफ्ताद में मुब्तला न हुए होते तो हमारा सफर सूर्य निकलने से पहले खत्म हो जाता। कुछ देर बाद हमें लकड़ी के टेढ़े मेढ़े खंभों से लगी हुई खारदार तारों की बाड़ नजर आने लगी जहां थाईलैंड की सरहद खत्म हो रही थी। इस बाड़ के दरमियान एक रस्मी सी आर्जी रुकावट मौजूद थी। इस सरहदी शान शौकत का दूर दूर तक कोई शायबा नहीं था जो वाहगा पर सरहद के दोनों इतराफ नजर आती है। सरहदी बाड़ से कुछ पहले टीन की छत वाला एक पुख्ता कमरा बना हुआ था जिस पर थाई जुबान में लिखा हुआ एक बोर्ड आवेजा था। दूर से वहां कोई मुतनफ़िस नजर नहीं आ रहा था। हमारे वहां पहुंचने से पहले ढीली ढाली वर्दी में मलबूस एक मदकूक सा आदमी बाहर निकला। खजानों से देखते $100 के चंद नोट मुझे थमा दिए। सूरज से नजर आ रहा था कि सरहदी वीराने में दुनिया से कटकर ड्यूटी सर अंजाम देने वाला वो शख्स अपनी जिंदगी से बेजार था। उसने हाथ उठाकर हमें रुकने का इशारा किया। मैं उससे पहले रफ्तार कम कर चुका था। इसके पास गाड़ी रोक कर मैंने अदब से अपने सर को जरा जख्म दिया और 3 नोट मुट्ठी में दबाकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। उसने नोटों की मालियत पर एक नजर डाली और गिनने की जहमत के बगैर इन्हें अपनी जेब में उड़स लिया। हमारे चेहरों से उसने अंदाजा लगा लिया था कि थाई जुबान में कहा जाने वाला हर कलाम नर्म नाजुक हम पर बेअसर रहेगा। वो जुबान हिलाए बगैर मस्त खरामी से रुकावट की तरफ चल दिया। मैं गाड़ी रोक के उसकी हदायत का इंतजार करता रहा। इसने रस्सी से बंधा हुआ बांस का सिरा खोला तो वो दूसरे सिरे पर बंधे हुए भारी पत्थर के बोझ से ऊपर उठता चला गया। बांस को दोबारा नीचे लाने के लिए उसने रस्सी का सिरा अपने हाथ में थामा हुआ था। मुझे हैरत थी कि गाड़ी के इंजन की आवाज के बावजूद इस नाम निहाद इमिग्रेशन चेकपोस्ट से कोई और शख्स बाहर नहीं आया था। यूं मालूम हो रहा था जैसे थाईलैंड के हुक्मरानों ने इस अकलौते शख्स को जुमला इख्तियारात सौंपे हुए थे। उसने इशारा किया और अगले लम्हे में हम थाईलैंड की सरजमीन को खैरबाद कह चुके थे। $300 में वो सौदा बुरा नहीं था। मुझे ख्याल था कि रुकावट से गुजरकर हम इस गैर जानबदार सरहदी पट्टी से गुजरेंगे
जिस पर दोनों में से किसी मुल्क का दावा नहीं होता। जब आगे बने हुए ज्यादा खस्ताहाल कमरे की ओर से एक शख्स कुछ चबाता हुआ नमूदार हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि वहां नो मेज लैंड का कोई तस्वुर नहीं था। रस्सी से बंधे हुए बांस ने इस खित्ता जमीन को 2 अलग अलग मुल्कों में तकसीम किया हुआ था। मैंने इसके करीब गाड़ी रोकी तो उसने खिड़की से हाथ अंदर डालकर फुर्ती से इंजन बंद किया और चाबी अपनी तहवील में ले ली। मैंने पिछले तजर्बे के मुताबिक $100 के 3 नोट उसकी तरफ बढ़ाए तो उसने अपने मुंह में मौजूद खुराक को निगलते हुए अपनी जुबान में कुछ कहा। मैं बेबसी से सर हिला कर रह गया। मेरा हाथ उसकी तरफ बढ़ा हुआ था लेकिन उसने नोटों को हाथ लगाना गवारा नहीं किया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और दिमाग पर यह वहशत सवार हो गई कि शायद हमारा वास्ता किसी ईमानदार कंबोडियन एहलकार से पड़ गया था। वो कोशिश के बावजूद अपना दहाना पूरी तरह खाली करने में कामयाब नहीं हो सका। मेरी बेचारगी का अंदाजा करते हुए उसने हाउ मच कहा तो मेरी जान में जान आई। मैंने इसे $300 बताया तो उसका मुंह बन गया। अंग्रेजी के मामले में वो बेचारा बिल्कुल यतीम था। इसे लेन देन में इस्तेमाल होने वाले गिने चुने अल्फाज और गिनती के सिवा कुछ नहीं आता था। उसे अपनी दानिश में जुमला अल्फाज और मुतअद्दिद हिंसों को यकजा करके कह करने के अंदाज में एक मुख्तसर सी तकरीर खड़ा ली जिसका कोई मफहूम मेरे पल्ले नहीं पड़ सका। मैं इसे अपनी कम इल्मी बल्कि जहालत का एतराफ़ करने वाला था कि पीछे से वीरा बोल पड़ी। उसने जल्दी जल्दी बताया कि वो $1000 फी कस के हिसाब से मुबल्लिग $4000 का तलबगार था। वीरा का मशवरा था कि मैं मतलूबा रकम देकर इसका मुंह काला करूं, डॉलर कम हो तो इससे ले लूं। वो मोल तोल से चिढ़कर कानूनी मोशगाफियों पर उतर आया तो हम लबे सरहद ही दरगोर हो जाएगी। जाफान ने मुझे कंबोडिया में दाखिले की रिश्वत की शरह $100 फी कस बताई थी। वो शायद दोनों तरफ के मकामियों के लिए एक रायती शरह थी। हम चारों वाज़े तौर पर बैरूनी मखलूक नजर आ रहे थे। दुकान से सरकारी एहलकार तक बाहर से आने वालों की खाल उधेड़ना और अपना हक तलब करना अपना इखलाकी और कौमी फर्ज तस्वुर करते होंगे। हमारे लिए वो शरह यकायक 10 गुना बढ़ा दी गई। इसका एक सबब यह भी हो सकता था कि हम किसी खस्ताहाल गाड़ी के बजाय शानदार पजीरों में सफर कर रहे थे। वीरा ने मशवरा देने पर इक्तिफा न करते हुए डॉलर गिनना शुरू कर दिए थे। कंबोडियन एहलकार की हरिसाना नजरें मेरे चेहरे से हटकर वीरा के डॉलरों पर मरकूज हो गई थी। इसने गिनती करने के बाद नोट मेरी तरफ बढ़ाए। वो पिछली सीट पर थी। मेरे मुतवज्जा होने से पहले कंबोडियन ने वो गड्डी झपट ली। साथ ही उसने मेरी चुटकी से $300 भी उचक लिया और चाबी मेरे हवाले करके हमें अपने मुल्क के तूलो अर्ज में घूमने फिरने की इजाजत अता कर दी। थाई एहलकार की तरह उसने भी नोट गिने बगैर अपनी जेब में रख लिए थे। मुझे हैरत थी कि तारों की एक मामूली बाढ़ के आर पार नरखों में ऐसा जमीन आसमान का फर्क था। तरक्की याफ्ता शहरों के मुकाबले में दूर दराज और पसमानदा सरहदी इलाकों के वो तौर तरीके में लिए हैरान कुन थे। तेजी से निकल चलो, वीरा ने मेरी पुष्ट पर टहोका देते हुए कहा। मैंने उस मरदूद को सिर्फ $1000 दिए हैं। उसने गिन लिए तो तुम्हें रोक लेगा। मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। सरहद पार करने के चक्कर में हम मजबूरी तौर पर $1600 के खसारे से दो चार हो चुके थे। वह हर लिहाज से एक बड़ी रकम थी। हम हालात के चुंगल में इस बुरी तरह फंसे हुए थे कि उससे ज्यादा रकम का मुतालबा करता तो हम वो भी अदा करने पर मजबूर हो जाते। यह बड़ी बात थी कि इस रिश्वत के एवज हमसे हमारे कागजात के बारे में कुछ सवाल किया गया था, न मसरूका गाड़ी की मलकियत का सबूत तलब किया गया। हम अपने साथ चोरी की एक बेशकीमत गाड़ी कंबोडिया में ले आए थे जिसे सरहदी चोर बाजार में बेचकर हम आसानी से अपना नुकसान पूरा कर सकते थे। मशरक़ वईद के इस हिस्से में तरक्की और खुशहाली के सारे मुजाहिर सैकड़ों मील पीछे रह गए थे। जो चमक दमक बैंकॉक में नजर आती थी वो शहर से निकलने के बाद अनका हो गई थी। हर तरफ कच्चे पक्के मकानात देहातों की सूरत में बिखरे हुए नजर आए जिनके दरमियान कहीं कोई पुरशकू इमारत या यादगार नुमाया नहीं थी। रात के अंधेरे में सफर करते हुए इस इलाके की पसमानदगी का एहसास और भी नुमाया हो रहा था क्योंकि तारीख आबादियों में कहीं कहीं टिमटिमाती हुई रोशनियां नजर आ रही थी। वहां बेशतर इलाकों में बिजली तक दस्तयाब नहीं थी। हम बैंकॉक से जूं जूं दूर होते चले गए। थाईलैंड की तरक्की का तस्वुर धुंधलाता चला गया। इस मुल्क में अगर कोई तालीमी या मुआशी तरक्की हो रही थी तो इसके सम्राट सिर्फ उस अशराफिया तक महदूद थे जिसके नुमाइंदों को हम डान की महफिल तरबो निशात में होशोखिरत से बेगाना होकर हैवानी जबिल्लतों की तस्कीन में मुब्तला छोड़ आए थे। दूर उफ्तादा मकामात पर रहने बसने वाले आम लोग तरक्की के फैज़ से ना आशना थे। दूसरे तरक्की पजीर मुल्कों की तरह थाईलैंड में भी गिने चुने उमरा और सरकारी एहलकार फल फूल रहे थे। करप्ट एहलकारों और हरीस अशराफिया की बदमाशी से हासिल होने वाली मुआशी तरक्की को भी शुमारियाती गोरख धंधों में उलझा कर पूरे मुल्क के बाशिंदों की तरक्की का पैमाना बना दिया गया था। सरहद पार करने के बाद तरक्की का रहा सहा तासर भी जाता रहा। तवील मुद्दत तक खाना जंगियों और जंगी आजमाइशों में मुब्तला रहने वाले कंबोडिया का दूर उफ्तादा सरहदी इलाका गुर्बत और पसमानदगी की इब्रत असर तस्वीर पेश कर रहा था। धान पान जिस्मों और बोसीदा लिबासों वाले कंबोडियन दहकान
अपनी जुबान हाल से वो सब बता रहे थे जो किसी खबर या रिपोर्ट में ढूंढने से नहीं मिल सकता था। जमीन पर बांस की रुकावट की सूरत में बनी हुई सरहदी लकीर से हमारा फासला बढ़ता रहा। कुछ देर तक वीरान इलाके में सफर करने के बाद हमें एक आबादी के आसार नजर आने लगे। वीरा ने बैंकॉक से सफर की इब्तिदा में गजाला से नक्शा लेकर इस पर यूं कब्जा जमा लिया था कि किसी और को इस पर नजर डालने का मौका नहीं मिल सका। वो रास्ते भरी सफरी नक्शे का जायजा लेकर गाहे गाहे मशवरे देती रही थी। मैंने ड्राइविंग करते हुए अंदाजा लगाया कि चौफान ने हमारे रहनुमाई के लिए नक्शे पर सुर्ख लकीर न लगाई होती तब भी रास्ता भटकने को कोई इम्कान नहीं था। फिर नाखून से आगे सिर्फ एक लहराती और बल खाती हुई सड़क सरहद तक चली आई थी, जिस रास्ते में जा बजा बहुत से कच्चे रास्ते मिले हुए थे। इस अकलौती सड़क पर भटकने का कोई इम्कान नहीं था। आबादी के मुहिम से आसार नजर आते ही वीरा ने नारा लगाया कि हम सेसो फोन पहुंचने वाले थे। इसमें इतनी खुशी की बात क्या है? सफर करते हुए देर सवेर इस कस्बे को आना ही था। सुल्तान शाह ने खुश्क लहजे में कहा, इस तरह सपाट अंदाज में सोचोगे तो जिंदगी और मौत की भी कोई वक़्त नहीं रहेगी। वीरा ने चटकने के बजाय मतानत से जवाब दिया, जिंदगी के मखसूस अमल के नतीजे में जन्म लेती है और हर पैदा होने वाले को एक ना एक दिन मरना होता है। तुम्हारी सोच के मुताबिक किसी के पैदा होने या मरने की कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए। यही जिंदगी की सबसे अटल हकीकत है जिसे हम जिंदगी भर भूले रहते हैं। सुल्तान शाह ने बरजस्ता कहा, आखिरी वक्त सामने आता है तो हम यकायक सदमे और दहशत से दो चार हो जाते हैं कि मामलात इतने सहल और सीधे नहीं हैं जितना तुम बयान कर रहे हो। मैंने उन दोनों की गुफ्तगू में दखल अंदाज होते हुए तबसरा किया, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि राजन और गैरी के मरने पर मुझे कैसी खुशी हुई थी। यह बिडयानी के दिल से पूछो कि ऐसे बाप बनने की खबर सुनकर कितनी खुशी हुई है। मेरी बात मुकम्मल होते ही वीरा बोल पड़ी। वीरा शायद दिलों के भेद जान लेती थी, इसने वो बात कह डाली जो मैं सोचने के बावजूद अपनी जुबान पर नहीं ला सका। जिंदगी और मौत का फलसफा इतना गैर अहम नहीं था जितना सुल्तान शाह ने बताया था। मुझे गजाला की कोख में पनपने वाली नई जिंदगी की उससे कहीं ज्यादा खुशी थी जितनी अपने मजबूत हरीफों को मौत के घाट उतारने से हासिल हुई थी। इन दोनों की बातों में दखल अंदाज होते हुए मेरे जहन में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। मैंने हमेशा यह सोचा था कि अगर दुश्मनों से जान गुसल मारका आराई के दौरान हमारे घर कोई नो मौलूद आ गया तो इसका मुस्तकबिल क्या होगा। इस अमर में कोई शुबा नहीं था कि मैंने अपनी अमली जिंदगी की इब्तिदा बहुत सब्र आजमा हालात में की थी। अपना आबाई शहर लाहौर मेरे लिए अजनबी हो गया, जहां दूर दूर तक मुझे ऐसी कोई सायादार हस्ती नजर नहीं आती थी जिसकी मोहब्बत और शफकत के साए में मैं जिंदगी की कठिन राहें हौसलाबंदी से तय कर सकूं। माँ और बाप को खो देने के बाद इंसान दुनिया में किस तरह खुद को अकेला महसूस करता है, मुझे इसका खूब तजर्बा था। इस औलनाक और अंदर से तोड़ फोड़ देने वाले तजर्बे के बाद मैं तही दस्त कराची आया और इस शहर ने मुझे कबूल कर लिया। शी में मेरी शमूलियत मुझे एक ताज़ा ख्वाब की तरह याद थी। हेरोइन किस तरह बाजार में मुतारिफ हुई और घर घर फैलती चलेगी। मैं इस अमल का नहीं शायद बल्कि अहम कारगुजार था। मेरे सामने इंतखाब की कोई राह नहीं थी। वो मेरी मुफलसी और मजबूरियों की भारी कीमत थी जो मैंने आसान जानकर खुशी से अदा की। फिर मैं शी की मकामी तंजीम में एक अहम रुतबे तक पहुंच गया।